Hello, students of class 12. We will be starting today human health and disease. Already we have finished the first part of the chapter, that is first part of the book of class 12, that is the unit 6, that is reproduction part. So now I will be starting with biology in human welfare, that is unit 8. Okay, and later on we will be doing the little difficult part of this book, that is unit 7. Okay, this will be very conceptive type, so we will go to the details of this chapter later on, but we will start with the unit 8, which will be easier for you to understand. So this chapter deals with human health and disease. So I think all of you know what is the meaning of health. Health का मतलब है अपना स्वास्थ्य कैसा है. अगर हम लोग एक आदमी को देखें जो कि फिजिकली मतलब बॉडी से रिलेटेड, मेंटली ब्रेन से रिलेटेड एंड सोशली फिट है, सो दैट पर्सन, वही आदमी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस पर्सन इज हेल्दी. सो व्हाट इज हेल्थ? दिस इज द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन. वो आदमी मेंटली कैसा है, फिजिकली फिट है कि नहीं, और सोशली लोगों से इंटरेक्ट कैसे करता है, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है क्या कि आदमी हेल्दी है या नहीं. So whenever you are supposed to write the definition of health, you have to write this complete words. क्या है इसमें? Complete physical, mental and social well-being is called what? Health. So तीन जो पॉइंट है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये सब पॉइंट्स बेस्ट होना चाहिए, तभी आदमी को हेल्दी बोला जा सकता है. कोई आदमी फिजिकली फिट नहीं है, बॉडी को एक्सरसाइज नहीं कराता है, लेकिन ब्रेन भी धीरे धीरे उसका क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, सो इंटेलिजेंस भी उसका कम होता जाएगा, तरह तरह के बीमारियां उसको पकड़ लेगा. सोशली अगर आदमी एक दूसरे से इंटरैक्ट भी नहीं कर सकता है तो भी वो एक बीमारी का अंदेशा है. सो हेल्थ इज व्हाट? द कंप्लीट वेलबींग. हर तरीके से आदमी को स्वस्थ रहना है तो भी हम उसको क्या बोल सकते हैं कि दिस पर्सन इज हेल्दी. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ. क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या पॉइंट्स है जिसके ऊपर हेल्थ डिपेंड करता है. जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब वो डिसऑर्डर्स जो जन्म से ही है, व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, कुछ भी कमियां जिसको लेके बच्चा जन्म लिया है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसको ठीक कराना लगभग इम्पॉसिबल है. नंबर 2, इन्फेक्शंस. कुछ इन्फेक्शन के कारण से भी हेल्थ में गड़बड़ हो सकता है. एंड ऑल्सो नंबर 3, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द लाइफ स्टाइल एंड द हैबिट्स. हम लोग अपना लाइफ स्टाइल कैसे हम लोग जीते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, लेट नाइट तक जगे रहते हैं कि नहीं, यही सब पॉइंट्स जो है ये लाइफ स्टाइल है अपना, जिसको अगर अच्छी तरीके से देखा जाएगा, बहुत सारे आदमी जो बीमार हो जाते हैं अपना लाइफ स्टाइल के लिए, अपना बैड हैबिट्स के लिए. सो ये 3 पॉइंट्स फैक्टर्स है that affects our health: genetic disorders, infections and lifestyle. Now let us discuss about how to maintain the good health. So how to maintain the good health? Number 1 is balanced diet. So how will you maintain your good health? By taking what? Balanced diet. A balanced diet क्या है? मतलब प्रॉपर खाना, जो कि 6 न्यूट्रिएंट्स जो हमारा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड पानी के साथ रफेज भी. तो ये सब पूरा जो बैलेंस्ड डाइट है इसको लेना है. नंबर 2 इज़ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, पर्सनल क्लेनलीनेस. कैसे हम लोग अपने आप को साफ करके रखते हैं, या फिर नहाते नहीं, या फिर साफ सफाई में ध्यान देते नहीं अपना. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल हाइजीन. Number 3 is regular exercise. To maintain good health, regular exercise is necessary. Exercise करने से blood circulation होगा, तो हर एक body cells को blood पहुँचेगा, और blood पहुँचने से ऑक्सीजन मिलेगा सब सेल को, और सेल को ऑक्सीजन मिलेगा तो उससे क्या मिलेगा सबको? एनर्जी. काम करने के लिए एनर्जी. ऑक्सीजन हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड टू प्रोड्यूस व्हाट? एनर्जी. सो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज इज मस्ट. नंबर 4 इज अवेयरनेस ऑफ डिजीजेज एंड देयर इफेक्ट. कुछ भी डिजीज का जानकारी होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, आदमी को अवेयर होना चाहिए कि ये डिजीज है तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है. सो अवेयरनेस ऑफ ऑल द डिजीजेज एंड देयर इफेक्ट.
नंबर 5 इज वैक्सीनेशन। समय समय पर अपने आप को वैक्सीनेशन करवाना, बच्चों को टाइमली वैक्सीनेशन करवाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन गुड हेल्थ। वैक्सीनेशन से क्या होगा, बहुत सारे बीमारियों से सब लोग मुक्त हो जाते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड एंड फॉर द new vaccines that are being coming in the market for the elderly people also. Proper disposal of waste, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ नेसेसरी। जगह जगह पर ऐसे कुछ डस्टबिन्स होने चाहिए, ऐसे कुछ वेस्ट फेंकने का जगह होना चाहिए जहाँ पर आदमी आके वहाँ पर अपना वेस्ट फेंके। इधर उधर वेस्ट फेंकने से एनवायरनमेंट गंदा हो जाएगा और बीमारी फैलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगा। So proper disposal of waste is necessary. And the 7 number point is control of vectors. What are these vectors? These vectors are those that carry diseases from one place to another. जो insects या जो भी worms बोलो, एक आदमी से दूसरा आदमी तक, एक जगह से दूसरा जगह तक बीमारियां फैलाता है, उसको क्या बोलते हैं? Vectors, which are the carriers of the diseases. सो इसका भी कंट्रोल के बारे में जानकारी हम लोगों को होना चाहिए, तभी जाके एक सोसाइटी आएगा दैट विल बी फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिजीजेस, डिजीज फ्री सोसाइटी एंड अ हेल्दी सोसाइटी। सो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। ओके इसके साथ साथ सप्लाई ऑफ वाटर के ऊपर भी ध्यान देना है और कैसे खाना लोग खा रहे हैं इसके ऊपर भी ध्यान देना है। मतलब हाइजेनिक फूड एंड वाटर सोर्स क्या है, इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्लीन वाटर मिले सबको पीने के लिए और अच्छा खाना भी मिले सबको खाने के लिए, ताकि हेल्थ वाइज सब लोग अच्छे हो जाए। तो अगर कोई भी आदमी डिजीज्ड है, मतलब क्या है, हेल्दी नहीं है, सो ही सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। ओके सो इफ द पर्सन इज नॉट हेल्दी, इफ इज हैविंग सम डिजीज, देन दैट diseases can be categorized into 2 types, non-infectious and infectious. So diseases कितने टाइप का? 2, एक infectious एक non-infectious. Infectious disease एक आदमी से दूसरे आदमी तक बहुत जल्द फैलेगा और non-infectious disease cannot be transmitted from one person to another. Right. So infectious disease में जैसे कि फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, कफ है, स्नीजिंग है, जो फ्लू का सिम्टम्स है, एड्स है, ये एक आदमी से दूसरा आदमी तक फैल सकता है। ऐसे बहुत सारे हैं इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि कैंसर, ये एक आदमी से दूसरा आदमी तक नहीं फैल सकता है। सो डिजीजेज हाउ मेनी टाइप्स? इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। नाउ वी कम टू व्हाट आर द कॉजेज। कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, इनको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ओके द ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीजेस, जो भी ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज पैदा कर सकता है, डिजीज को फैला सकता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पैथोजेन। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड व्हाट? पैथोजेंस। ठीक है, तो पैथोजेंस कौन है? जो ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरा जगह तक डिजीज लेके जा सकता है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड व्हाट? पैथोजेन। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिन्ट्स। ठीक है, बैक्टीरिया आप लोगों को मालूम है, वायरस भी मालूम है, प्रेजेंटली ये चल रहा है, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब नाम आप लोगों को मालूम है। हेलमिन्ट्स, दिस आर राउंड वर्म्स। और पैथोजन के साथ साथ पैरासाइट्स भी डिजीज कॉजिंग हो सकता है, जो कि कहाँ पर रहेगा? लिविंग बॉडीज में, लिविंग बॉडी के ऊपर, लिविंग बॉडी के अंदर, कहीं पर भी ये पैरासाइट्स जो है रह सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो व्हाट? दे आर ऑल्सो व्हाट? पैथोजेंस, बिकॉज दे आर डिजीज कॉजिंग। सो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर व्हाट? पैथोजेंस, बिकॉज व्हेन दे स्टे ऑन द होस्ट, होस्ट के बॉडी में अगर रहेगा तो उसको कुछ ना कुछ, उसके बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारियां छोड़ देगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो उस होस्ट को होगा ही, हार्मफुल इफेक्ट में। सो पैरासाइट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? मोस्ट ऑफ द पैरासाइट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? पैथोजेन। बहुत सारे पैरासाइट क्या है? पैथोजेन है, बॉडी को बीमार करके छोड़ देता है, जिसके ऊपर ये रहता है पैरासाइट। दूसरे के ऊपर निर्भर करने वालों को क्या बोलते हैं? पैरासाइट। सो ये होस्ट के ऊपर रहेगा और इसको कभी कभी हम लोग मैक्सिमम पैरासाइट्स को क्या बोल सकते हैं? पैथोजेंस। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड द डिजीजेस कॉज्ड।
अभी यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है और उनसे होता हुआ बीमारियाँ क्या क्या है। नंबर 1 देखो, साल्मोनेला टाइफी। ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। क्या कॉज करता है? टाइफॉइड। सो साल्मोनेला टाइफी कॉज व्हाट? टाइफॉइड। नाम देखो, हाँ, टाइफी। सो इससे क्या होगा? टाइफॉइड। सो साल्मोनेला टाइफी कॉजेज व्हाट? टाइफॉइड। दिस इज द टाइप ऑफ फीवर। इसमें बुखार आ जाता है। और कहाँ से फैलता है? देखो, फूड एंड वाटर से। जो खाना है, जो पानी है, वो अगर गंदा है या मतलब कॉन्टामिनेटेड है तो इससे टाइफॉइड फैल सकता है। खाने से, पानी से ये मुंह के अंदर से जाएगा टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वहाँ से पूरा ब्लड से पूरा बॉडी में फैल जाता है, सभी ऑर्गन्स में चला जाता है ये। और टाइफॉइड का सिम्टम क्या है? फीवर, वीकनेस, इसके साथ साथ स्टमक, लॉस ऑफ एपिटाइट, हेडेक एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन। और इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन में अगर छेद हो जाएगा, परफोरेशन मतलब छेद हो जाना, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में अगर परफोरेट हो जाएगा, छेद हो जाएगा, तो आदमी मर भी सकता है। इट लीड्स टू डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। सो कौन सा टेस्ट है पता चलेगा टाइफॉइड है कि नहीं? वाइडल टेस्ट। Okay, next we come to the next common type of the bacterium, that is Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae that causes what? Pneumonia. So what is this pneumonia? This is the infection of alveoli of the lungs. So ये जो Streptococcus pneumoniae है and Haemophilus influenzae है, ये सब जो बैक्टीरियम है ये क्या करता है? निमोनिया कॉज कर सकता है। और निमोनिया क्या है? लंग्स में जो एल्वियोली होते हैं ना, एयर सैक्स, इसमें इन्फेक्शन आ जाने का नाम क्या है? न्यूमोनिया। ओके, सो इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट क्या है? बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजी। सो अभी हम लोग सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या है रोग का ये देख सकते हैं इधर। फीवर, चील्स, काफ, कोल्ड, पेन, हेडेक, यही सब है। बुखार आ जाना, ठंडा लगना, सर्दी, खांसी, दर्द और सर दर्द भी। लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे, धीरे धीरे होंठ और हाथों का जो नाखून है ये नाखून जो है ग्रे कलर या ब्लूइश कलर का लिप्स और फिंगर नेल्स धीरे धीरे क्या ग्रे और ब्लू कलर का हो जाता है। इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। कहाँ से होता है ये? इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन कोई है आसपास, उसका ड्रॉपलेट्स अगर किसी भी तरीके से मतलब सांस लेने के टाइम से में अगर बॉडी में धीरे धीरे चला जाता है दूसरा आदमी का, तो इसको दूसरा आदमी को भी ये निमोनिया जो है हो सकता है। सो दिस इज हाईली कॉन्टेजियस या फिर इन्फेक्शियस डिजीज। और शेयरिंग ऑफ द आइटम्स से भी हो सकता है। जो ही है ये टाइफॉइड, ये आइटम्स शेयरिंग से भी हो सकता है। सो अगर किसी आदमी को सर्दी जुकाम है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नाक के सामने एक रुमाल पकड़ लो, ताकि जो ड्रॉपलेट्स निकलेगा वो दूसरा आदमी अपने सांस के थ्रू से अंदर नहीं ले जा पाए। सो उसको भी ये हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, जो भी हम लोग हच्ची मारते हैं तो वहाँ से ड्रॉपलेट्स निकलता है तो उसको कवर अप कर देना चाहिए ताकि दूसरा आदमी इसको सांस के थ्रू से अंदर नहीं ले पाए। नेक्स्ट वी कम टू द वायरल डिजीजेस, दैट इज वायरल डिजीज तो बहुत सारे हैं जिसमें हम लोग कॉमन कोल्ड पहले डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन कोल्ड नॉर्मल जो सर्दी खांसी है ये कॉमन कोल्ड है, वेयर यू कैन सी देयर इज इन्फेक्शन ऑफ द नोज एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें लंग्स ज़्यादा तक अफेक्ट नहीं होता है, इसमें नाक और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और क्या क्या लक्षण है? नेजल कंजेशन, सोर थ्रोट, काफ, हेडेक, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। ये सभी को कभी ना कभी हुआ है सर्दी जो है, तो नेजल प्रॉब्लम, नाक में कुछ दिक्कत आ जाता है और गले में भी खराश और काफ, फिर सर दर्द भी होता है, नाक से पानी बहता रहता है। सो दैट इज द सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड। फ्लू ऑल्सो दिस इज लाइक कॉमन कोल्ड ओनली, दिस इज वायरल डिजीज। सो हाउ कम दिस आर अफेक्टेड बाय द ड्रॉपलेट्स? जैसे इन्फ्लुएंजा वैसे ही ड्रॉपलेट्स से इनहेल करने से कॉमन कोल्ड एक आदमी से दूसरा आदमी तक फैल सकता है। और फिर कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, आदमी ने अगर पेन पकड़ा है और वही पेन दूसरा आदमी ने पकड़ा है तो ऐसे कॉन्टामिनेट हो सकता है, इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरा आदमी तक जा सकता है। बुक्स, डोरनट्स, कुछ भी मतलब कोई भी आदमी को अगर ये बीमारी है दैट इज कॉमन कोल्ड या
कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज, तो आदमी को थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है और दूसरे आदमी से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे कि वायरल डिजीज़ का आजकल का तो आप लोगों को मालूम ही है, सो रिलेट कर लेना इसके साथ कि कोविड-19 का जो सिम्टम्स है और क्या क्या हम लोग सावधानी बरत रहे हैं, ये सब। नेक्स्ट, द डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआस। सो उसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट है मलेरिया। ये क्या है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय व्हाट? किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर? एनोफिलिस मच्छर, है ना। तो लेकिन मच्छर काटने से क्या फैलता है? ये प्रोटोजोआ, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। 3 तरह का प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अगर किसी के बॉडी के अंदर गया है थ्रू द बाइटिंग ऑफ द मॉस्किटो ऑब्वियसली, तो उसको क्या हो सकता है? मैलिग्नेंट मलेरिया, और आदमी मर भी सकता है। सो प्लाज्मोडियम इज द प्रोटोजोआ विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, एक आदमी से दूसरा आदमी तक, थ्रू द बाइटिंग ऑफ द एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसका लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो मच्छर जब एनोफिलिस मॉस्किटो जब एक आदमी को काटता है, तो जब एक आदमी को यहाँ काटा है, यहाँ पर मॉस्किटो के बॉडी के अंदर मॉस्किटो का सैलिवरी ग्लैंड्स है, उसके अंदर स्पोरोजोइट्स जो प्रोटोजोआ का सेल्स है, इन्फेक्टिव स्टेजेस है जिसका नाम है स्पोरोजोइट्स, ये इस आदमी को दे देता है। ठीक है, आदमी को अगर मच्छर काटता है ना, तो ये स्पोरोजोइट्स यहाँ पर रिलीज हो जाता है फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि इसलिए ताकि पूरा स्टेप्स आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अभी हम लोग इधर फोकस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, आदमी को मच्छर काटा है, उससे पहले का स्टेज सेक्सुअल स्टेजेस, गैमेटोसाइट्स डेवलप इन द रेड ब्लड सेल। जो गैमेटोसाइट्स है आप लोगों को मालूम है, ये जो गैमेटोसाइट्स है ये सेक्सुअल स्टेजेस है। ये सेक्सुअल स्टेजेस फीमेल एंड मेल, दिस गैमेटोसाइट्स रेड ब्लड सेल में डेवलप हुआ है। ठीक है, अब एक आदमी को मच्छर ने काटा है, तो फीमेल मॉस्किटो ही काटेगा, मेल मॉस्किटो कभी काटता नहीं है। सो फीमेल मॉस्किटो टेक अप द गैमेटोसाइट्स विद द ब्लड मिल। तो ब्लड में जो गैमेटोसाइट्स है, जब भी आदमी को काटता है ना, ये ब्लड सोखता है। सो ब्लड सोखने से गैमेटोसाइट्स जो है, इसका जो खाना है इसके अंदर से इसके बॉडी में चला गया है। किसके बॉडी के अंदर? ये जो मच्छर के बॉडी के अंदर क्या गया है? गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स कहाँ बढ़ा हुआ है? रेड ब्लड सेल्स में। सो इसके अंदर क्या चला गया है? गैमेटोसाइट्स। ठीक है, अब गैमेटोसाइट्स चला गया है किसके अंदर? मॉस्किटो के बॉडी के अंदर। कहाँ से? आदमी को काटने से, है ना। तो अभी देखो, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। अब जो फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल गैमेट सब चला गया है अंदर, तो मॉस्किटो के बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब जो फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद स्पोरोजोइट्स फॉर्म हो जाते हैं। सो दिस विल गो टू द सलाइवरी ग्लैंड्स। Mature infective stages, sporozoids escape from the gut and migrate to the salivary glands. फिर ये जो मैंने पहले बोला था कि मच्छर जब एक आदमी को काट रहा है, तो जो स्पोरोजाइट्स हो गया है ना इधर, तो ये बॉडी में छोड़ दिया है। ठीक है, तो पहले जो आदमी को काटा था, इससे इसको गैमेटोसाइट्स मिला है, क्योंकि खून में ही गैमेटोसाइट्स है। फिर बढ़ गया है, ये फर्टिलाइजेशन भी हुआ है स्पोरोजोइट्स, और ये स्पोरोजोइट्स जो है दूसरे आदमी को काटने से यहाँ पर छोड़ दिया है। दिस स्पोरोजोइट, ये जो स्पोरोजोइट यहाँ पर एक आदमी को छोड़ा है, ये लिवर में पहुँच जाता है। पैरासाइट स्पोरोजोइट रीच द लिवर थ्रू द ब्लड। ब्लड से ये धीरे धीरे लिवर में पहुँच जाता है।
नेक्स्ट स्टेज में द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एक्सेसुअली इन लीवर सेल। अब लीवर सेल में पैरासाइट जो है, जो घुसा है, स्पोरोजाइट जो घुसा है, ये लीवर सेल्स में असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली, और सेल बर्स्ट हो जाता है। अब सेल बर्स्ट होने से जो ब्लड में फिर से वापस ये छोड़ देता है अपने आप को आफ्टर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टेज में पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल। फिर से पैरासाइट रेड ब्लड सेल में जो फैल जाता है वहाँ पर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड हो जाएगा। रेड ब्लड सेल्स भी फटना स्टार्ट कर देंगे, और इस टाइम में क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स फटना स्टार्ट कर देंगे। इस टाइम में क्या होगा, सीरीज ऑफ फीवर। अब क्या हो रहा है, बुखार आना स्टार्ट कर देगा, बहुत सारे दिनों के लिए बुखार रह जाएंगे और अदर सिम्टम्स भी। एंड देन दिस पैरासाइट्स नए ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ब्लड सेल्स को क्या करता है, बर्स्ट कर देता है, फिर से नया ब्लड सेल्स को फॉर्म करवा देगा। सो टोटल साइकिल में क्या दिख रहा है कि रेड ब्लड सेल में पला बड़ा फीमेल मेल गैमेट्स पहले आदमी से, मतलब जिसको काटा है उससे गैमेटोसाइट्स ले लेगा, फिर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन, फिर फोरोसाइट फॉर्मेशन, फिर धीरे धीरे दूसरा आदमी को काटने से उसका लीवर तक पहुंच जाना। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर में, फिर ब्लड सेल्स में भी, विद द रप्चरिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। Okay, so this is the life cycle of the protozoa, that is Plasmodium. Next type of protozoa disease is amoebic dysentery, which is caused by Entamoeba histolytica. This is amoeba. सिम्टम क्या है इसमें, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द, क्रैम्प भी हो सकता है, और जो एक्सक्रीटा निकलेगा स्टूल्स, दिस इज मेनली विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमोबिक डिसेंट्री होने से ब्लड क्लॉट्स निकलता है, ठीक है, और ये काफ़ी हार्मफुल है। तो ये कहाँ से कैसे फैलता है, फ्रॉम द हाउस फ्लाइज। ये जो मक्खियाँ हैं ये खाने के ऊपर बैठता है ना कभी कभी, सो ये बाहर जाके किसके ऊपर बैठता है, जो फीसिस एक्सक्रीटरी मैटर्स है, चाहे एनिमल्स का भी हो ह्यूमन का भी, उसके ऊपर बैठता है, और तुरंत ही वो आके किसी खाने के ऊपर बैठ जाएगा, वो खाना आदमी खा लेता है, तो इससे क्या हो सकता है, एमोबिक डिसेंट्री। तो इसमें एंटामोeba हिस्टोलाइटिका जो है आदमी के बॉडी के अंदर चला जाता है थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड, मतलब जिसमें इन्फेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेमिनेटेड पानी और खाने से बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज का नाम है एस्केरियासिस, विच इज कॉज्ड बाय एस्करीज। ये राउंड वर्म है, पेट में जो कीड़े होते हैं ना वैसे राउंड वर्म है एस्करीज, जिसमें सिम्टम क्या होगा, पेट से अंदरूनी साइड से ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट कर देगा, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं। फिर मस्क्यूलर पेन भी होता है, टायर्डनेस, एनीमिया, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा, इंटरनली पता नहीं चलता है। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी देखा जाता है और फीवर भी। सो ये भी कैसे फैलता है, बाय द कॉन्टेमिनेटेड एक्सक्रीटा ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ये जो एक्सक्रीटा है वेस्ट प्रोडक्ट है आदमी का, सॉलिड वेस्ट जो है, इससे इधर उधर फैल जाता है एस्केरियासिस। सो जो भी सॉइल है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, अगर इनमें से इन्फेक्शियस जो अगर मतलब एक्सक्रीटा वहाँ पर लग जाता है और वही खाना दूसरा आदमी खा लेता है, तो उसको जो आदमी ने खाया है विच इज़ कॉन्टामिनेटेड विद द एक्सक्रीटा ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, उस आदमी को क्या ये राउंड वर्म हो सकता है, मतलब एस्केरियासिस इसको हो सकता है, राइट। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस के बारे में, विच इज़ कॉज्ड बाय उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और उचेरेरिया मालई। ये दोनों प्रोटोजोआंस है वेयर यू कैन सी ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है, हम लोग का लिम्फ वेसल्स है, वो अफेक्ट हो जाता है और बहुत पैर जैसे हाथियों की तरह फूल जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एलिफेंटियासिस। ज़्यादातर लोअर लिम्स में और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में भी होता है ये। तो ये इसका साइज़ काफ़ी गड़बड़ हो जाता है पैर का, और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है यहाँ पर भी इसका साइज़ का गड़बड़ हो जाता है और इसीलिए एलिफेंट की तरह दिखता है पैर, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, एलिफेंटियासिस। तो ये मच्छर के काटने से होता है, और ये जो प्रोटोजोआ है क्या है, उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी से ये बीमारी हो जाता है, जिसका नाम फाइलेरियासिस भी है। नेक्स्ट रिंग वर्म, ये काफ़ी कॉमन डिजीज है विच इज़ कॉज्ड बाय द फंगी।
सो 3 तरह का फंगी है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। हर जगह पर अंडरलाइन है, मतलब ये साइंटिफिक नेम है। मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि जब भी आप लोग साइंटिफिक नाम लिखो तो अंडरलाइन करना मत भूलना। अंडरलाइन नहीं करने से ये गलत होता है, बिकॉज दिस इज साइंटिफिक नेम, यू हैव टू अंडरलाइन। सो फंगी इज लाइक माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन कॉज व्हाट? रिंगवर्म। जैसे गोल गोल धब्बा पड़ जाता है ना बॉडी में और खुजली भी होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिंगवर्म। जिसमें ड्राई स्केली लेशंस, बहुत सूखा टाइप का कुछ घावदार जगह दिखता है और उसमें खुजली भी होता है, दैट इज ईचिंग। तो फैलता कैसा है? ऑलरेडी हमने बोला है कि इन्फेक्टेड पर्सन्स को अगर किसी का है तो उसको थोड़ा सा आइसोलेशन में रखना और उनका सामान जो है कभी भी यूज़ नहीं करना है। मिट्टी से भी फैल सकता है, कोई आदमी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, कुछ काम करते रहते हैं, साफ सफाई अपना मेंटेन नहीं करता, उसको भी हो सकता है। या फिर अगर दूसरा आदमी को है, उसका सामान यूज़ करने से भी ये फैल सकता है। तो दूसरों का सामान जैसे टॉवल्स, कपड़े, कॉम्ब, ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आओ अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। सो जितना भी डिजीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है उसका प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट करेंगे। जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या कर सकते हैं? बॉडी को क्लीन कर सकते हैं और अच्छा खाना, अच्छा पानी, मतलब क्लीन, साफ पानी, साफ करके खाना बनाना, और जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको अच्छी तरीके से धो के फिर पकाएं, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने से पहले धोना ज़रूरी होता है अच्छी तरीके से। पब्लिक हाइजीन में क्या करना है? वेस्ट डिस्पोजल का काफ़ी इम्पॉर्टेंट महत्व है प्रिवेंशन के लिए डिजीज़ का। अच्छे जगह पर ही, मतलब जो प्रॉपर जगह है, एग्जैक्ट जगह में ही वेस्ट जो है इसको फेंकना है, इधर उधर नहीं। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स, जहाँ पर भी पानी स्टोर किया होता है कम्युनिटी सप्लाई के लिए, तो वहाँ क्लीनलीनेस मेंटेन करना ज़रूरी है। डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, समय समय पर उसको ध्यान रखना है। रिजर्वॉयर्स, पूल्स, टैंक, सबको समय समय पर साफ़ करना ज़रूरी है। और हाइजीन इसमें भी मेंटेन करना है, क्लेanलीनेस मेंटेन करना है। जहाँ पर भी पब्लिकली खाना दिया जा रहा है, जहाँ पर भी पब्लिक केटरिंग सिस्टम है, खाना दिया जाता है, खाना सेल भी होता है, होटल, रेस्टोरेंट्स जो भी है, हॉस्पिटल्स, जहाँ पर खाना तैयार किया जाता है, तो वहाँ पर हाइजीन, क्लेanलीनेस, नीटनेस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या देखा है कि ज़्यादातर जो डिजीज़ेस है जो एक जगह से दूसरे जगह, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल सकता है, दिस इज़ मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर। सो इसके लिए खाना और पानी साफ़ हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। सो मेनली वो डिजीज़ेस क्या है? टाइफॉइड, एमीबियासिस, एस्केरियासिस, ये सब हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। लेकिन जो एयरबॉर्न है, मतलब हवा से जो फैलने वाले डिजीज़ेस है, सो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, इसका ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं मलेरिया एंड फाइलेरियासिस का कंट्रोल के बारे में। यहाँ पर क्या फर्स्ट पॉइंट में अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, पानी इधर उधर जमा हुआ नहीं रहना चाहिए। हाउस होल्ड में अगर कूलर्स है, घर में अगर कूलर्स हैं, तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि कूलर में भी पानी होता है, तो मच्छर वहाँ पर ब्रीडिंग होने का चांसेस है। मस्कीटो नेट्स यूज़ करना है। गैम्बूशिया नाम का एक फ़िश होता है, मछली, जो मस्कीटो लार्वा खाता है, उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है ड्रेन में, डिचेस में, जहाँ पर खड्डे होंगे वहाँ पर, जहाँ पर पानी जमा हुआ है वहाँ पर, हर जगह पर क्या देना पड़ेगा? इंसेक्टिसाइड्स, जिससे मच्छर जो है नहीं बढ़ पाएगा। और दरवाजे में और विंडोज़ में क्या लगाना है? वायर में कुछ नेट जैसा लगा देना है, ताकि मच्छर बाहर से अंदर नहीं आ पाए। सो दिस आर द पॉइंट्स किसके लिए? टू कंट्रोल मलेरिया और फाइलेरिया। और जो बीमारियां हैं जो कि मतलब इन्फेक्शस है, उसके लिए वैक्सीनेशन से, एंटीबायोटिक्स है, बहुत सारे मेडिसिन है, ये सब लेने से इन्फेक्शस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन तो बचपन से ही दिया जाता है, वैक्सीनेशन का टेबल भी होता है, रूटीनली वैक्सीनेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए टू प्रिवेंट
दैट ऑफ एनी डिजीज़, एंटीबायोटिक्स भी, अगर किसी को डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ है, कुछ बीमारियां जिसके लिए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, और कुछ अलग किस्म के मेडिसिन भी है जिसको लेने से बीमारियां नहीं होगी या बीमारियां होने से भी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा। सो आज हम लोगों ने इतना तक डिस्कस किया इस चैप्टर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का जैसे इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे।